अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम ग्राउंड जीरो के साथ मैं हूं मुदस्सर इकबाल। ईरान और अमेरिका के दरमियान जारी जंग के खात्मे के लिए पाकिस्तान मुसलसल किरदार अदा कर रहा है। इस्लामाबाद इस वक्त मरकज़ निगाह है, जहां सफारतकारी को बार बार मौका फराहम किया जा रहा है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान से मस्कत गए और आज वो वापस इस्लामाबाद पहुँचे हैं, जहाँ उनकी अहम मुलाकातें हो रही हैं। ईरान और अमेरिका के दरमियान जारी कशीदगी को कम करने के लिए जहां सफारती महाज पर कोशिशें जारी हैं, वहीं कुछ स्पॉयलर्स मुसलसल मज़ाकराती अमल के खिलाफ साजिशों में भी मसरूफ़ है। जब पाकिस्तान ईरान और अमेरिका के दरमियान बदएतमादी की फ़ज़ा को ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है, ऐन उस वक्त अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर वाशिंगटन में कातिलाना हमले की कोशिश भी हुई। हमला व्हाइट हाउस के मीडिया नुमाइंदों के एजाज़ में इशाइये के दौरान हुआ और बर वक्त कार्रवाई के बायस फायरिंग के इस वाक़े में अमरीकी सदर महफूज रहे। रियासत कैलिफोर्निया से ताल्लुक़ रखने वाले 31 साला हमलावर को भी गिरफ्तार कर लिया गया। हमले के बाद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फायरिंग के वाक़े पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि हमलावर ने तकरीबन 15 गज़ की दूरी से हमला कोशिश की और उनके ख्याल में इस वाक़े का ईरान जंग से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन दूसरी जानिब गुज़श्ता रोज़ डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीकी वफ़द का दौरा पाकिस्तान मनसूख कर दिया। वजह बताते हुए डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि उनको बताया गया कि ईरानी हुकाम से मुलाकात मंगल को होगी, जिस पर उन्होंने कहा कि मंगल में तो बहुत ताख़ीर है। साथ ही अमरीकी सदर ने अपने बयान में यह भी कहा कि ईरान को जो भी चला रहा है उससे डील करने के लिए वो तैयार हैं। ईरान जब चाहे कॉल कर सकता है। लेकिन ईरान की जानिब से एक बार फिर खबरदार किया गया कि अमरीका की मौजूदा रवैये के साथ मुज़ाकरात मुमकिन नहीं है। ईरानी सदर ने कहा कि धमकियों नाकाबंदी के दौरान जबरी मुज़ाकरात में शामिल नहीं होंगे। अब सवाल यह है कि सफारती महाज पर जारी कोशिशों का नतीजा क्या होगा। क्या आने वाले दिनों में ईरान और अमेरिका एक बार फिर मुज़ाकरात नजर आएंगे या मशरक़ वस्ता में कशीदगी एक बार फिर बढ़ सकती है। इस सब पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक सफ़ीर इमरान अली साहब। बहुत शुक्रिया इमरान साहब आपके वक्त का। और हमें ज्वाइन किया है दिफाई तजज़ियाकार एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड एजाज महमूद साहब ने। मार्शल साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। सर, अराग़ची साहब कल गए, फिर आज उनकी इस्लामाबाद वापसी भी है। ये भी अब कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के आला हुकाम के साथ उनकी मुलाकातें भी हो रही हैं, क्योंकि ओमान के साथ मुलाकात के बाद अब ये भी कहा जा रहा है कि उसके बाद मॉस्को उनका जाना होगा। एक तरफ नाकाबंदी, दूसरी तरफ हॉर्मुज़ का कंट्रोल ईरान के पास, लेकिन साथ ही साथ ये जो सफारती कोशिशें हैं, हम अब इसको कह सकते हैं कि मुज़ाकरात की जो पिक्चर है अभी बाकी है। जी एजाज साहब। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मुज़ाकरात तो बहरहाल होना है, क्योंकि जंग जितनी मर्जी तवील हो जाए, अल्टीमेटली जंगों से कोई मकसद तो हल नहीं होता। जंगें जो हैं वो किसी मकसद के लिए एक कंडीशन या इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर देती हैं, जिसमें सबसे आसान सिचुएशन वो है जब दोनों में से एक फरीक जो है उसको एक वाज़े फतेह हासिल हो जाए, दूसरा फरीक जो है वो शिकस्त खुर्दा होने के बाद वो जीतने वाले के मर्जी के मुताबिक मुज़ाकरात करे और अपने लिए एक निजात की राह तलाश करे। ये तो अब सिचुएशन है नहीं। ये सारी दुनिया को पता है कि ये जंग अमेरिका जीत नहीं सका और जाहिर है ईरान हारा नहीं है। और अगर ईरान हारा नहीं है तो इसका मतलब ये है कि ईरान असल में ये जंग जीता हुआ है, क्योंकि दुनिया की तमाम तर मिलिट्री माइट के होते हुए इजराइल और अमेरिका जिस जंग को एक वीकेंड वॉर या 2-3 रोज की जंग कह के वो जिस जंग में उन्होंने एग्रेशन की थी, वो अब उनके गले पड़ गई है। और तीसरे या चौथे हफ्ते में ये जंग एक बंद गली में दाखिल हो गई। और फिर हमने देखा कि उसमें एक नया सेंटर ऑफ ग्रेविटी आ गया, जिसका जंग के मकसदियत से शुरू में कोई ताल्लुक नहीं था। इमरान साहब, अराग़ची साहब का दौरा पाकिस्तान से ओमान, वापसी उनकी पाकिस्तान, और जो खबरें अब हैं कि वो रशिया जाएंगे, तो ये ईरान की तरफ से जो कोशिश हो रही है, पहले 3-4 दिन पहले ये कहा जा रहा था कि शायद ईरान अब जो है उतना संजीदा नहीं है। ये जो संजीदगी है, इसके बाद आप देख रहे हैं कि अगला मरहला वाकई मुज़ाकरात को क्लोज करने का, उसकी कामयाबी की तरफ बढ़ने का हो सकता है। जी बिल्कुल हो सकता है। इस अमर पे तवज्जो देने की ज़रूरत है कि वो मस्कत से जाके उन्होंने टेलीफोन कॉल पे
सिर्फ बात नहीं की, वो वापस आए हैं। पाकिस्तानी हुकाम के साथ बात कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि अब नए हुर्मुज़ पे कोई जॉइंट स्टांस ओमान का और पाकिस्तान का, ओमान और ईरान का मुमकिन हुआ कि नहीं हुआ। दूसरा, याद रखिए कि जब टेक्निकल लेवल टॉक्स होंगी तो वो सारी पाकिस्तान में नहीं होंगी, सही। उसमें से कुछ ओमान में भी होंगी, कुछ पाकिस्तान में भी होंगी, तो वो भी वो देखने गए हैं। सिफारती सतह पर ओमान और ईरान बहुत करीबी दोस्त हैं, बिल्कुल। और वो ये भी देखने गए हैं। बल्कि एक और चीज़ वो शायद ओमान से फाइनली चेक करने गए हैं कि ओमान शायद अमेरिका को बताए कि न्यूक्लियर इशू पे कहाँ खड़े थे, जहाँ जो अमेरिका की डिमांड्स थी। अगर अमेरिका की डिमांड्स वो थी जिनको ईरान तकरीबन मान गया था, तो अब वो क्यों उन्होंने गोल पोस्ट मूव कर दिए, इस सिलसिले में भी गए हैं। तो वो अब जो फाइनल राउंड है या लास्ट टू फाइनल राउंड है, उससे पहले तैयारी कर रहे हैं। रूस वो इसलिए जा रहे हैं कि कुछ अक़वाम मुत्तहिदा में ऐसी करारदादें पेश होने जा रही हैं अगले हफ्ते, जिसमें रूस की सपोर्ट की ज़रूरत है। रूस को ये भी बताने जा रहे हैं कि हम एकदम अमन क्यों नहीं कर सकते, हमें गारंटीज़ चाहिए, हमें इन्फॉर्मेशन है कि अमेरिका या इज़राइल दोबारा अटैक करेगा। तो वो अपने जो डिप्लोमेटिक पिलर्स हैं उनको साथ करने और पाकिस्तान के इसके साथ एक मेन आर्बिट्रेटर या मेन एक फैसिलिटेटर, पाकिस्तान तो बहुत आगे जा चुका है, जी। तो एक पार्टिसिपेंट के तौर पे, कम्युनिकेटर के तौर पे पाकिस्तान से चीज़ें शेयर कर रहे हैं। सही। तो आप जो गारंटीज़ के हवाले से बात कर रहे हैं, तो ए मार्शल साहब, ये गारंटीज़ ईरान और अमेरिका के अपने अराउंड 50 इयर्स का उनका जो एक क्लैश है, फिर अब जंग की सूरत हाल में हैं, तो गारंटीज़ किसी की हो सकती हैं? रशिया की गारंटी मानी जा सकती है? रशिया अमेरिका की क्या गारंटी दे सकता है, या फिर इसको सलामती कौंसल तक वो चीज़ें जाएंगी? ये किस तरह से ये मामला हो सकता है गारंटीज़ में? सवाल का टू बी ऑनेस्ट कोई 2+2 जवाब देने की पोजीशन में नहीं हूँ। सही। शायद कोई भी एनालिस्ट या ऑब्जर्वर इसका जवाब इसलिए नहीं दे सकता कि ये जंग जो ईरान पर ये जारहियत हुई, ये किसी तरह भी इसको आप ये नहीं कह सकते कि ये किसी बैनुल अक़वामी कानून कायदे के मुताबिक लड़ी जा रही है। ना तो इसके लिए कोई यूएन की करारदाद थी, ना इवन उससे भी बढ़ के ये कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट भी प्रेसिडेंट ट्रंप ने पूरी करना मुनासिब नहीं समझा हमला करने से पहले। तो उन इजाज़त लिए बगैर उन्होंने ये जंग कर दी, और इसलिए वो उसको हमेशा ऑपरेशन फ्यूरी के नाम से, एपिक फ्यूरी के नाम से याद करते हैं। कभी उसको वॉर ऑन ईरान या कोई ऐसा नहीं कहते। जबकि इससे पहले जब उन्होंने अफगानिस्तान या इराक पे हमला करना था, तो अपने साथ कोलिशन बनाने के लिए उन्होंने रस्मी तौर पे ही सही, उन्होंने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की करारदादें बड़ी तेज़ी से पास करवाई, और अब सारी दुनिया को उन्होंने उसमें सिंबॉलिकली अपने साथ रखा। जबकि इस मामले में तो उनके अपने एलाइज, यूरोपियन यूनियन, नेटो, कोई भी उनके साथ नहीं है। और इसलिए ये तवक्को करना कि ये चीज़ किसी तरह यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जाएगी, जा तो सकती है अगर चीन और रूस मान जाए, फ्रांस को मनवाया जा सकता है, बरतानिया के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क है, तो बहरहाल टेबल तो हो सकती है ना करारदाद, उसके रिजल्ट जो भी हो। और जहाँ तक गारंटीज देने का ताल्लुक है, देखें इस जंग का इनिशिएटर और प्लानर और अल्टीमेट मेजर जो इसका आप कह लीजिए बेनिफिशियरी होगा, वो इजराइल है। तो इजराइल और अमेरिका के ऐसे रिलेशनशिप हैं कि जो आज तक हार्ड टर्म्स में डिफाइन नहीं हो सके। कभी दुनिया ये कहती है कि इजराइल अमेरिका की एक रियासत है, कभी मुबसरीन ये कहते हैं कि व्हाइट हाउस जो है
वो ज़ायनिस्ट इजराइल की एक एक्सटेंशन है, उसका एक सैटेलाइट। तो ये बैक एंड फोर्थ, ये जो कंट्रोल है ना एक दूसरे के ऊपर, या एक दूसरे के ऊपर लेवरेज है, वो ये लोग प्ले करते हैं। तो अभी तो मैं ये समझता हूँ कि इवन बेस्ट केस सिनेरियो में अगर ये मुज़ाकरात, और मैं समझता हूँ कि हो जाएंगे, और इसके नतीजे में कदरे ताखीर से ही सही, लेकिन कोई ना कोई जो है अमन फार्मूला भी आ जाएगा। सही। लेकिन वो कितना देर बाद साबित होगा, वो उसके स्ट्रिंग्स जो हैं, अच्छा, यही इम्पोर्टेंट मामला है मार्शल साहब कि वो अगर मुज़ाकरात हो जाते हैं इमरान अली साहब, तो क्या फिर इजराइल का जो अपना एक ग्रेटर प्लान है, इजराइल का सारी जंग में हिस्सा है, जिसके लिए लफ्ज़ बेनिफिशरी का इस्तेमाल अभी एयर वाइस मार्शल साहब कर रहे थे, इजराइल फिर कहाँ होगा इस सारे अमल के बाद? एयर वाइस मार्शल साहब बिल्कुल दुरुस्त कहा उन्होंने, जो चीज़ भी कही। ये इजराइल को सिर्फ एक मुल्क कंट्रोल कर सकता है, वो है अमेरिका। और अमेरिका के बगैर इजराइल कोई स्पॉइलर वगैरह नहीं कर सकता। ये सारा गुड कॉप बैड कॉप है। तो जो भी जब भी ये बात होगी, तो एक तो ज़ामेन किसी हद तक अमेरिका के इस फॉर्म में हो सकता है कि अमेरिका के अपने सेल्फ इंटरेस्ट में नहीं है कि मिडिल ईस्ट फ्लेम्स में चला जाए। दूसरा जो है ना, वो ईरान का जंग बंदी जब अमन हो जाएगा, उसके बाद ईरान का फॉरेन पॉलिसी का पोस्चर है। ईरान को मेरा ख्याल है कि कोशिश करनी चाहिए, पाकिस्तान से एक्सप्लोर करना चाहिए कि पाकिस्तान के साथ एक बिल्कुल डिफेंसिव नेचर एग्रीमेंट उनको करना चाहिए, अपनी सॉवरेनिटी को बचाना चाहिए। और दूसरा सबसे बड़ा ज़ामिन ये बात है कि जब भी ईरान पे अटैक होगा, ईरान गल्फ पे अटैक करेगा और ईरान स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज़ को बंद कर देगा। ये एक वाहिद ऐसी चीज़ है जो ईरान को फ्यूचर एग्रेशन से बचा सकती है। इसके अलावा वाकई एयर मार्शल साहब सही कह रहे हैं कि यार इस मुल्क की कौन गारंटी देगा जिसने जारियत की है। इसकी तो गारंटी ईरान का अपना दिफा और ईरान के डिप्लोमेसी। ईरान ने भी बड़ी गलतियां की हैं। ईरान को आइडियोलॉजिकल स्फेयर में जाके तमाम जीसीसी के ममालिक से दुश्मनी नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल। अब ईरान को चाहिए कि अपने रवाबित बहाल करे, स्टेट क्राफ्ट को स्टेट क्राफ्ट ले। स्टेट क्राफ्ट वेस्टफेलियन सिस्टम के थ्रू होती है, उसमें कोई परमानेंट दोस्त या एनिमी नहीं होता। मॉरलिस्टिक जरूर स्टांस रखें, लेकिन ये तो बात गलत है ना कि तमाम ममालिक के साथ जो आपके इर्द गिर्द हैं आपका तनाव हो। तो ईरान को भी सोल सर्चिंग की ज़रूरत है। ये आप इम्पॉर्टेंट बात आप कर रहे हैं कि जीसीसी कंट्रीज़ के साथ मिडिल ईस्ट में जिस तरह की सिचुएशन बनी है, उसमें किस तरह से तब्दीली होती है। हम बात कर रहे हैं इस वक्त ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात के हवाले से, जो कोशिशें खुद ईरान अमेरिका कर रहा है, और पाकिस्तान के भी किरदार पे बात करेंगे। ब्रेक से पहले ईरान का जो जीसीसी कंट्रीज़ के हवाले, स्पेशली मिडिल ईस्ट के हवाले से जो रवैया रहा कि वहाँ पर भी अमरीकी तनसीबात को बकौल उनके वो हमला किया गया। एयर वाइस मार्शल साहब, अब मिडिल ईस्ट का पूरा एक फ्रेम जो है वो है इकोनॉमी के ऊपर, और आउटसोर्स सारी की सारी उनकी सिक्योरिटी नज़र आ रही थी। अब अगले आने वाले वक्त में ये फ्रेमवर्क आपको स्ट्रक्चर जो पूरा है वो चेंज होता हुआ नज़र आएगा, या वैसे ही जिस तरह से अमेरिकन ब्लॉक के अंदर कुछ कंट्रीज़ बाकायदा नज़र आ रहे हैं वैसे ही होगा? कुछ चीज़ें तो बिल्कुल जो है दे आर राइटिंग ऑन द वॉल। वो पहली बात तो ये है कि ये चीज़ नज़र आ गई सारे गल्फ स्टेट्स को कि उन्होंने पिछले 20-25 सालों में जो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर इस उम्मीद पे अमेरिका को दिए कि वो उनके मुल्क में अपने इंफ्रास्ट्रक्चर रिसोर्सेज डिप्लॉय करके वो उनको एक सिक्योरिटी अम्ब्रेला प्रोवाइड करेगा। और उन्होंने अपनी जो एक मैं कह सकता हूँ कि सेरेमोनियल फोर्सेस रखी हुई हैं, उनका काम सिर्फ ये है कि वो एक महदूद चंद घंटों के लिए, मैक्सिमम 24 आवर्स के लिए उन्होंने किसी थ्रेट को रेजिस्ट करना था, और उतनी देर में अपनी बेशुमार एयरलिफ्ट कैपेबिलिटी और अपने नेवल एसेट्स की रीपोजिशनिंग से, क्योंकि हर वक्त अमेरिकन जो कैरियर्स हैं वो इतने डिस्टेंस पे होते हैं कि वो
एक दिन में या 1.5 दिन में वो इफेक्टिव हो सकते हैं इस रीजन में। तो एक सैटेलाइट, आप समझे कि एक कैरियर जो है वो एक सैटेलाइट है अमेरिकन, सैटेलाइट बेस है, जिसके ऊपर तकरीबन कोई 100 के करीब फाइटर एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर्स और 6-7 हज़ार कॉम्बैट ट्रूप्स होते हैं। तो इतनी मैसिव फोर्स प्रोजेक्शन के साथ इनकी ये तवक्को थी कि अमेरिका इनके लिए एक सिक्योरिटी का गारंटर है, लेकिन वो चीज़ साबित हुई कि ये बेसिस तो अपना तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सके, और उसके बाद अगर इनमें कोई कैपेसिटी थी तो वो भी डाइवर्ट हो गई इजराइल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जी। लेकिन इस रियलाइजेशन के बावजूद अगर हम ये समझें कि ओवरनाइट ये कोई रीअलाइनमेंट हो जाएंगी, इट्स नॉट पॉसिबल। उसकी सिंपल वजह ये है कि यहाँ पे जो हुकूमतें हैं वो जो लोग उन हुकूमतों को चला रहे हैं, जो शाही खानदान इन हुकूमतों को चला रहे हैं, उनके अपने जो जितने एसेट्स इन्वेस्टमेंट्स हैं वो अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज में। तो फिर तो ये होगा कि इस जंग के बाद ईरान के जो है ना फ्रोजन एसेट्स वो रिलीज हो जाएंगे और उनके फ्रीज हो जाएंगे। तो जाहिर है वो ऐसी हमाकत नहीं करेंगे। तो वो क्या करेंगे, वो कोई आर्बिट्रेरी इंटरम अरेंजमेंट जरूर करेंगे आहिस्ता आहिस्ता, और फिर देखेंगे कि आने वाले दिनों में जब अमेरिकन जो सियोल सुपर पावर स्टेटस अब जो तेजी से अरोड हो रहा है, जब वो मजीद उसमें से वो उसके जो है ना वो डीफैंग हो जाएगा, उसका जहर कम होता चला जाएगा, तो फिर वो कोई अपनी अल्टरनेट ऑप्शन देखेंगे। अब इन मुल्कों के आपने जिक्र किया कि ईरान के पास क्या ऑप्शन हैं। एम्बेसडर साहब ने बड़ी अच्छी बात की, बड़ी वैलिड, कि ईरान को भी सोल सर्चिंग की जरूरत है। आप एक इतना बड़ा मुल्क, एक इतने वोलेटाइल रीजन में इतने सारे रिसोर्सेज लेके आप एक शेल में नहीं रह सकते। आप एक अपने आप को एक आयरन कर्टन के पीछे एक जजीरा बना के नहीं जिंदा रह सकते। अब उनको भी ये सोचना चाहिए कि अगर उन्होंने वाकई अपने लोगों को तरक्की देनी है, अगर उन्होंने खुद ही प्रोग्रेस करना है, और तो उसके लिए ज़रूरी है कि उनके ताल्लुकात बेहतर हों। इकोनॉमिक ताल्लुकात अच्छे करने के लिए डिप्लोमेटिक ताल्लुकात भी अच्छे होने चाहिए। मैं अगर उनको मशवरा देने की पोजीशन में हूँ, जी, मैं अगर मशवरा देने की पोजीशन में हूँ, तो मैं ये अर्ज करूँ कि उनको देखिए, ये जो अरब मुल्क हैं या इस गल्फ के जो ममालिक हैं ना, इनके आपस में डिफरेंसेस बड़े डीप रूटेड है। ये सिर्फ इनकलाब के बाद नहीं आए, 79 के बाद, ये इनके सिविलाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, हजारों साल इनके हजारों साल से इनके आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। जो आप बात करेंगे इम्पोर्टेंट, मैं एक, क्योंकि खबर बहुत बड़ी थी अमेरिकी सदर पर हमले के हवाले से भी, आपको ऐसा लग रहा है कि ये स्पॉइलर वाला मामला हो सकता है इमरान साहब, कि जिस किस्म का हमला हुआ अचानक और इतनी सिक्योरिटी के बावजूद? मेरा तो ख्याल है जी कि ऐसे कोई डिरेंज आदमी होगा जिसने सोचा चलो सदर साहब पे हमला कर लें। ना उसको शूट करना आता था, ना वो सदर साहब के करीब कोई गोली पहुंच सकी। तो मेरा तो ख्याल आइसोलेटेड इंसिडेंट है। कहाँ वहाँ किसी ने गोली मारनी, प्रेसिडेंट वहाँ खड़ा रहा, जा भी नहीं रहा था जब सीक्रेट सर्विस उनको लेके गई वहाँ से। मुझे आइसोलेटेड लगता है, डीप रूटेड हुआ कोई इन्वेस्टिगेशन से निकला तो ठीक है, वरना मेरे ख्याल है दुनिया इसको सीरियसली नहीं ले रही इस वाक़े को। सही है। अच्छा, दूसरी जो चीज़ अभी एवीएम साहब बात कर रहे थे उस पर इमरान साहब, कि इस वक्त ईरान की जो रीजन के अंदर है, पाकिस्तान किस तरह से ईरान के साथ अगले आने वाले वक्त में पाकिस्तान क्या एक किरदार अदा करते करते क्या बेहतरी कर सकता है ईरान के साथ, कोई इकनॉमिक जो सिचुएशन है वो बेहतर होना, और ख़ुद ईरान का बाकी कंट्रीज़ के साथ आपके ख्याल में वो जो किरदार है और अगले आने वाले दिनों में ताल्लुकात है वो किस तरह से हो सकते हैं? देखिए, पाकिस्तान ने जिस तरह आपने फरमाया सऊदी अरेबिया के साथ ताल्लुकात बेहतर करने के लिए बहुत कोशिश की थी, वो दोबारा रिवाइव करनी चाहिए। उसके बाद एक कबीर मास्टर साहब ने बहुत अच्छी बात की, हमारे कुछ एनालिस्ट समझ रहे हैं कि इधर ये जंग खत्म हुई उधर मिडल ईस्ट चेंज हो जाएगा। ये मिडल ईस्ट इतनी आसानी से चेंज नहीं होगा। वहाँ के रूलर्स जो हैं वो अमेरिकन
अमेरिका के साथ अपने ताल्लुकात रखेंगे, बड़ा ग्रेजुअली डाइवर्सिफाई होगा। तो बड़ा अच्छा हुआ ये चीज़ सामने आ गई, वरना लोग तो यहाँ लगा के बैठे हुए हैं कि उधर जंग खत्म हुई, उधर अमेरिका चला जाएगा, उधर कोई नया नेटो बन, कुछ भी नहीं होगा इस तरह का। सही। हर चीज़ बहुत ग्रेजुअली होती है। इस्तेहकाम के लिए ये 4 मुल्क इम्पोर्टेंट हैं, पाकिस्तान, इजिप्ट, तुर्की और सऊदी अरेबिया। इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी है, इनको इकट्ठे होना चाहिए, इनकी पॉलिसीज़ अलाइन्ड होनी चाहिए। और हमें, मेरा अपना ये ख़्याल है कि हमें ईरान के साथ कोई बेयर मिनिमम डिफेंस अरेंजमेंट करनी चाहिए, ताकि ईरान के और हमारे ताल्लुकात कुछ तो पक्के हो जाएँ। दूसरा, हमें भी अमेरिका को ये कहना चाहिए कि भई अभी गैस पाइपलाइन ऑन करें और हम ईरान से ऑयल लेंगे और हम बहुत बड़ा रिसोर्स ईरान होगा हमारा, ताकि हमारी ऑयल रिसोर्सेज भी डाइवर्सिफाई हों। ऑफ कोर्स सऊदी अरेबिया को नाराज़ नहीं करना, और यूएई के मामले में हमें एक जनरली डिसेंट पोस्चर होना चाहिए। हमें उनकी हर चीज़ का जवाब नहीं देना चाहिए, इस उम्मीद में कि कभी ना कभी तो वो भी सीख जाएंगे। बिल्कुल, ये है कि दुश्मन भी दोस्त भी, लेकिन सबसे बुनियादी ज़रूरत है कि ममालिक जो हैं वो अपने ताल्लुकात, अपने मफादात उनके साथ चलते हैं, ना किसी के साथ पाकिस्तान की दुश्मनी है, ना पाकिस्तान दुश्मनी वो रखना चाहता भी। बहुत शुक्रिया इमरान अली साहब आपके वक्त का। मार्शल एजाज साहब आपको भी बहुत शुक्रिया। पहलगाम वाक़े को 1 साल गुजर गया, लेकिन मोदी सरकार वाक़े के बाद पाकिस्तान पर लगाए गए इल्ज़ामात को साबित करने में मुसलसल नाकाम है। 22 अप्रैल 2025 को भारतीय मकबूजा कश्मीर के सियाहती इलाके पहलगाम में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन में 26 अफराद की जानें गईं, तो भारत ने पाकिस्तान को मोरद इल्ज़ाम ठहराया। पाकिस्तान ने आज़ादाना तहकीकात की पेशकश की, तो भारत इससे भाग गया। भारत ने पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत की, तो पाकिस्तान के सख्त जवाब ने भारत को बदतरीन शिकस्त से दो चार किया। नाज़रीन, मार्का हक में अपने से कई गुना बड़े दुश्मन का गुरूर खाक में मिलाया, तो पाकिस्तान दुनिया के नक्शे में एक नए अंदाज में उभर कर सामने आया। पाकिस्तान को आलमी तन्हाई का शिकार करने का दावेदार भारत आज खुद आलमी तन्हाई का शिकार नजर आ रहा है। और अब पहलगाम वाक़े पर मोदी के भारत के अंदर से ही सवालात उठ रहे हैं। भारत के सिख रहनुमा गोपाल सिंह ने कहा कि पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन में पाकिस्तान के मुलव्वस होने का हुकूमत के पास कोई सबूत नहीं है। उन्होंने ये सवाल भी उठाया कि आखिर भारत खुफिया एजेंसी क्यों नाकाम हुई। भारतीय रुकन पार्लियामेंट चरणजीत सिंह ने भी पहलगाम फॉल्स फ्लैग को मशकूक करार देते हुए अवाम को हकाइक से आगाह करने का मुतालिबा किया। न सिर्फ पहलगाम वाक़े पर मोदी पर भारत के अंदर से सवाल उठ रहे हैं, बल्कि पाकिस्तान के हाथों शिकस्त के बाद आलमी तन्हाई पर मोदी हुकूमत की खारजा पॉलिसी पर भी इस वक्त शदीद तनकीद हो रही है। नाज़रीन, एक तरफ भारत है जो 1 साल गुजरने के बाद भी पहलगाम वाक़े पर कोई वाज़ेह सबूत फराहम नहीं कर सका, और दूसरी जानिब पाकिस्तान जिसके उसूली मौक़िफ़ पर आज भी दुनिया भर में पजीराई है। वज़ीर-ए-आज़म ने इसका एक हल भी दिया जब वज़ीर-ए-आज़म ने यह कहा कि हम पहलगाम वाक़े की शफ़ाफ और गैर जानिबदार तहकीकात के लिए तैयार हैं, तो भारत टोटली बैकफुट पर चला गया और बैनुल-अक़वामी सतह पर, वो चाहे नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हों, वो दीगर ममालिक हों, उन्होंने इस पर पाकिस्तान की हिमायत की और भारत को सफारती महाज पर शिकस्त हुई, क्योंकि कोई उनका बयानिया मानने को तैयार नहीं था। अब सवाल यह है कि पहलगाम वाक़े को 1 साल गुजर चुका, आज पाकिस्तान कहां खड़ा है और भारत कहां है। अब देखना यह होगा कि भारत के अंदर से उठने वाली आवाज़ों पर मोदी सरकार का क्या जवाब होगा। इस सब पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर डॉक्टर कमर चीमा साहब। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। भारत के अंदर से ही, मतलब भारत के अपने ही रहनुमा वो कह रहे हैं मोदी को दहशतगर्द तक के लिए अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। भारत के अंदर जो आवाज़ें उठ रही हैं, नंबर 1 पहलगाम, क्योंकि अब हम 1 साल हो रहा है इस वाक़े को, और उसके बाद पहलगाम के बाद जो जंग का मामला था, ये जो भारत के अंदर से आवाज़ें उठ रही हैं मोदी सरकार पर, ये कितना बड़ा प्रेशर है इस वक्त? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, इस वक्त इसमें तो कोई शक नहीं है कि नरेंद्र मोदी पिछले 1 साल से अंडर प्रेशर हैं। वो इसलिए अंडर प्रेशर है कि एक तो उनको बड़ा घमंड था कि मैंने राफेल जेट्स ले लिए हैं, मेरे पास S-400 है, मेरी फौज को मैं $80 अरब देता हूँ दिफाई बजट का, और इसको मैं जिधर कहूँगा ये शुरू हो जाएंगे। और आपको पता है कि जब 2019 में हमने इनके 2 जहाज गिराए थे मुदस्सिर साहब, तो आपने देखा कि इन्होंने कहा कि भाई पाकिस्तान जो है, इंडिया जो है, उसने कमी महसूस की राफेल की। ये नरेंद्र मोदी कहते थे उस वक्त, बिल्कुल 2020-21 की अपनी कन्वर्सेशंस के अंदर, जलसों के अंदर।
और फिर जब इनके पास 2025 में राफेल आ गया और वो राफेल पाकिस्तान का टारगेट था, और जब हमने उसको टारगेट किया तो आपने देखा कि अब फिर वो अवाम को क्या बताएं कि हमारे जहाज, फिर ये माने ही नहीं अवाम के सामने। फिर अमेरिकन कांग्रेस मानी, CNN माना, राफेल कब वाले मान गए, सारे मान गए, इंडिया के CDS अनिल चौहान मान गए, लेकिन जो थे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर वो आके कहते थे हमारा तो शीशा भी नहीं टूटा। तो उन्होंने समझा कि ये बेवकूफ सी अवाम हमने जो है ना, इसको जो मर्जी हम बता देंगे, इनको क्या पता चलेगा। लेकिन इंडिया के अंदर एक बहुत बड़ा तबका है जो अकल रखता है, सोचता है, समझता है, और नरेंद्र मोदी के इस जाल में नहीं है। और मैं समझता हूँ कि ये पिछले साल से अंडर प्रेशर है। फिर आपने देखा तो ऐसे लोग आप कह रहे हैं जो धुरंधर फिल्म के अलावा हकीकत भी जो है वो देखना चाहती हैं और वो उस पर बात करते हैं। जी जी ट्रू। और आप देखें कि उससे उनको जो नुकसान हुआ है, वो नुकसान हुआ है कि दुनिया के अंदर आज इंडियंस जो हैं वो परेशान है कि हमारी तो बड़ी स्टैंडिंग थी, लेकिन वो बबल थी एक, उस बबल जो है वो बहुत बुरी तरह वो एक्सपोज हुए हैं, मैं ये समझता हूँ। और अब आप देखें कि उनकी पोजीशन ये है कि जयशंकर साहब पिछले 1 साल से अंडर प्रेशर हैं, दुनिया में जाके अपनी स्टोरियां सुना रहे हैं। फिर डोनाल्ड ट्रंप साहब ने इनके ऊपर टैरिफ लगा दिए, फिर अमेरिका, फिर ये प्रेशर ये आया कि तुम लोग तो इतना असला अमेरिका से खरीदते थे, रूस इजराइल से खरीदते थे, रूस फ्रांस, तो क्या बना भाई? तो पाकिस्तान तो छोटी सी इकोनॉमी है, छोटा सा मुल्क है, तो कैसे उन्होंने मिलिट्री सुपीरियरिटी हासिल की आपके ऊपर कि आप तो 48 घंटे अपनी एयरफोर्स में एयरफोर्स को ही नहीं उड़ा सके। तो बंद कमरों में बैठ के तो वो गालियां जरूर देते हैं कि मोदी साहब का ये सारा दिन जो चेस्ट थंपिंग और दिस दैट चलता था, ये हमें बुरी तरह नाकाम हो गए हैं। मेरी जाती राय ये है सर कि इंडिया के अंदर जो फौज और पॉलिटिकल गवर्नमेंट के अंदर सीरियस डिफरेंसेस हैं, और वो आपने कई दफा एयरफोर्स के चीफ के अल्फाज भी सुने होंगे, इंडियन CDS के अल्फाज भी सुने होंगे जब उन्होंने कहा कि पीपल इन यूनिफॉर्म आर द मोस्ट रैशनल पीपल। तो मुझे लगता है कि ये सारी सिचुएशन जो है, अगर आप इसमें देखें तो मोदी साहब 1 साल से अंडर प्रेशर हैं और सारे के सारे उनके फैसले भी मुश्किल में पड़ रहे हैं। 50% अमेरिका ने टैरिफ भी लगा दी, और अभी जो वहां पे हडसन इंस्टीट्यूट में अमेरिका में जो हुआ है इनके साथ, वहां पे जो राम माधव ने, आपने देखा होगा कि कहा कि हम अमेरिका के लिए और क्या करें, हमने रशिया से तेल कर दिया, ईरान से तेल लेना बंद कर दिया, बल्कि मैं ऐड करूं कि चाबहार पोर्ट के ऊपर प्रोजेक्ट बंद कर दिए, टैरिफ लग गए। तो अमेरिका के अंदर जाके कह रहे हैं हम क्या करें आप कि आप हमारे साथ अच्छे हो जाएं। तो सवाल ये है कि नरेंद्र मोदी की ये फॉरेन पॉलिसी सारी की सारी करेगी। और एक पॉइंट ऐड करता चलूं सर कि ट्रंप साहब ने पिछले साल आना था इंडिया क्वाड समिट के लिए, वो पिछले साल भी नहीं आए। उन्होंने मई में आना था, अगले महीने आना है, वो नहीं आ रहे, वो चीन जा रहे हैं, वो इंडिया नहीं आ रहे। और अब इंडियंस कह रहे हैं कि ये जो क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग है, इस फ्रेमवर्क को आप मिनिस्ट्रियल लेवल पे ले आए। तो मुझे लगता है कि बड़ी मुश्किल में है जो नरेंद्र मोदी। और अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें ये एक तो आप जो बात कर रहे हैं कि इंटरनली चीज़ें हैं, दूसरी जानिब हम ये बात कर रहे हैं कि अपोजिशन बड़ा प्रेशर कर रही है, ये साथ साथ एक तो मोदी हुकूमत को, दूसरा वहाँ की जो एजेंसीज़ हैं जो अपने आप को एक बहुत बड़ी ताकत समझते हैं, उन पर भी है कि वो पूरी तरह से नाकाम रहीं। पहलगाम वाक़े पे ड्रामा रचाया तो शायद वो अच्छा नहीं था, वो कोई फिल्मी टाइप था। अगर वो कर लिया, उसके बाद कोई ऐसा सबूत नहीं है जो सबूत मांगे गए, तो क्या ये फॉल्स फ्लैग के पीछे कोई और कहानी थी जिसको वो अचीव करना चाहते थे और हो कुछ और गया? देखिए सिंपल सी बात है, उनको इस चीज़ का पता है नरेंद्र मोदी साहब को कि वो चाहते क्या हैं। वो बेसिकली चाहते ये थे कि मैं अमेरिका की अटेंशन हासिल करूं। ये इनका एक पैटर्न है, जब भी अमेरिका के अंदर नई गवर्नमेंट आती है ये एक इस तरह का वाकया करवाते हैं। उस वाकये से फिर ये है कि ताकि पाकिस्तान के हवाले से अमेरिका की लीडरशिप का ये पोजीशन हो कि ये तो दहशतगर्दी कराते हैं। ये क्या हुआ आप देखें, ऑप्टिक्स देखें, जेडी वैंस इंडिया में था, खुद ये सऊदी अरब पहुंच गए उसको मिलने के बाद। इन्होंने कहा कि मुस्लिम दुनिया को भी बताऊंगा, देखो मैं तो यहाँ पे हूँ लेकिन हमारे साथ जुल्म हो रहा है। और जनाब वैंस भी इधर है, देखो हमारे साथ क्या हो रहा है। और वैंस ने और सब ने कहा, उन्होंने कहा भाई ये किस दुनिया को ये हमें सुना रहे हो बातें, हम इन पाकिस्तान तो खुद मुतासरीन ने दहशतगर्दी है। तो उनका जो नैरेटिव था उसको बाय नहीं किसी ने किया। तो ये कोई भी अमेरिकी हुकूमत आती है, ट्रंप साहब जब पहले आए थे 2017 में, तो इन्होंने क्या किया कि ये पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के वाले से बड़े आर्टिकल लिखवाते थे, वहां पे पब्लिक ओपिनियन बिल्ड करते थे, कॉन्फ्रेंसेस करते थे। तो ये शुरू से इनका होता है, जैसे ही अमेरिका में नई हुकूमत आए पाकिस्तान के खिलाफ माहौल बनाओ
ताकि अगले 4 साल पाकिस्तान के खिलाफ रहें। अब ये पैटर्न एक्सपोज हो गए हैं, इनको पता नहीं ये, और इनकी बदकिस्मती ये है कि अगर ये सही मानों से चले ना तो पाकिस्तान इनके साथ कोऑपरेट करे, तामुन करे, लेकिन ये समझते हैं कि इस खित्ते के अंदर ये पाकिस्तान को भी जो है ना वो नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, मालदीव, श्रीलंका की तरह चलाना चाहते हैं। ये पाकिस्तान ऐसे नहीं चलेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, आपकी गुफ्तगू से एक मेरे ज़हन में एक बात भी आई है, सवाल है जो आपने बात की कि ये पूरा एक पैटर्न था पाकिस्तान के खिलाफ आर्टिकल्स लिखवाना, पूरी एक लॉबिंग करना। अगर ये 1 साल पहले जंग ना करते, ये ड्रामा ना करते और यही पैटर्न जारी रखते तो शायद भारत के हक में कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें होती। प्रैक्टिकल जब चीज़ हुई तो जंग भी हार गए, वो ड्रामा भी सारा फ्लॉप हो गया, पूरी दुनिया के सामने भी आ गया। तो आप अपने दाम में सयाद आ गया वाला मामला नहीं हुआ फिर इनके साथ? जी, और आप देखिए ना, आप इमेजिन करें, मैं कल भी किसी से बात कर रहा था, एक इंडियन जैन साहब के साथ एक टीवी पे मैं बैठा हुआ था। मैंने कहा जी बात सिंपल सी है, वो जी हम मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने कहा यार सिंपल सी बात है, आप 4 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी हैं, हम 400 अरब डॉलर की जीडीपी हैं। हम भी मैनेज कर रहे हैं, आप भी मैनेज कर रहे हैं, और हमारे और आपके बीच में क्या फर्क है यार? हम तो रेलिवेंट हैं। अमेरिका ने 2021 में अफगानिस्तान के साथ गया, हमारा उनके साथ एक अच्छा पार्टनरशिप रही। ट्रांसनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को देख लें, पाकिस्तान की मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी में अब अमेरिकन यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने आ रहे हैं। देखिए उन्होंने हमारे साथ कोऑपरेट तो उतना ही करना है ना जितनी हमारी कैपेबिलिटी है। अगर हम छोटे मुल्क हैं, छोटी इकोनॉमी है, तो ये हमारी जॉब है ना अपनी ताल्लुक को ट्रांसफॉर्म करना और चीजें करना। तो मैं समझता हूँ कि इंडिया का उन्होंने ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने तो बिल्कुल इग्नोर कर दिया। आप इमेजिन करें, जब से अमेरिकन ये मौजूदा एडमिनिस्ट्रेशन आई है, एक भी बंदा वहां पे नहीं गया। जेडी वैंस वहां पे गए हैं और वो पाकिस्तान भी आए हैं, और कोई अमेरिका की लीडरशिप में वहां पे नहीं गया, ना सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ना सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस, कोई भी नहीं गया हुआ वहां पे। तो सिर्फ एक वो गई थी तुलसी गैबर्ड, और उसके बाद वो भी जो है वो ट्रंप साहब की फेवर से हट गई। तो मुझे ये लगता है कि नरेंद्र मोदी को ये जो नफरत की सियासत और एंटी पाकिस्तान सेंटीमेंट जो है ये इनको बंद करने पड़ेंगे अगर ये इज्जत चाहते हैं अपने लोगों के अंदर ही, और भारत के लोग पाकिस्तान से बात करना चाहते हैं, एंगेज करना चाहते हैं। उनको ये इन्होंने 12 साल देखे पाकिस्तान को आइसोलेट करना चाहते थे। पाकिस्तान ग्लोबल स्टेज जो है उसके ऊपर खड़ा है, दुनिया, हम ग्लोबल स्पॉटलाइट हमारे ऊपर है। और ये देखें पाकिस्तान की लीडरशिप की ये कामयाबी है, मिलिट्री, पॉलिटिकल, और हम हम्बल रहना चाहिए। और ये इंडिया की एरोगेंस इसके सामने आई है और लोग देख रहे हैं कि ये कैसे बिहेव कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इंशाल्लाह ताला ये एक बहुत, जैसे हमारे लिए आज हम दुनिया में रेलिवेंट हैं, ये बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है इंडियंस को अपने इस बिहेवियर, इस एरोगेंस। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया डॉक्टर कमर चीमा साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। हमें यहाँ पर प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा नाजरीन। पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के लिए हर दिन और हर रात बहुत बेहतर हो। अल्लाह।